गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग सभी अच्छे होंगे, उम्मीद यही करता हूँ। लॉकडाउन में पूरा आप लोग पुआ पकवान कचौड़ी जलेबी पूरा खा रहे होंगे घर बैठकर, है ना, और मोटा भी रहे होंगे। चलिए, तो हम लोग पिछले दिन आप लोगों को मैंने बहुत कुछ आप लोगों को बताया होगा और आप लोग ने पढ़े भी होंगे, और सिलेबस में केवल बताया था आप लोगों को, तो सिलेबस तो पूरी तरीके से समझ गए होंगे। आज हम लोगों का लेक्चर 1 होगा और उस लेक्चर 1 में हम लोग पूरे जो ज्योग्राफी को स्टार्ट किए थे उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? अच्छा, ये सही सही बताओ, आप लोगों ने क्या इस चैनल को लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश किया? सारे लोग कोशिश करेंगे तभी जाकर लॉकडाउन में सारे बैठे विद्यार्थियों का तैयारी अच्छे ढंग से हो पाएगी, क्योंकि मैं पूरे बढ़िया से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पे। क्लियर है? तो सारे लोग शेयर करेंगे। क्लियर है? और जैसा कि आप लोग लॉकडाउन में पूरा खा ही रहे हो, मोटा ही रहे हो, तो जरा सा शेयर भी कर दोगे, क्या दिक्कत है? क्लियर है? चलिए, तो आइए स्टूडेंट, हम लोगों ने आप लोगों को पिछले दिन पढ़ाना स्टार्ट किए थे ज्योग्राफी। भूगोल। मैं आप लोगों को ज्योग्राफी स्टार्ट किया था पढ़ाना, यानी कहने का मतलब भूगोल। भूगोल में मैंने पहली बात जिनका हल्का सा मैं पूरी तरीके से स्टार्टिंग से पढ़ा देता हूँ, तब क्योंकि हल्का सा मैं वहां पर पढ़ाया था आप लोगों को। जैसा कि मैंने ज्योग्राफी में बताया क्या था, मैंने बताया था कि ज्योग्राफी जो है स्टूडेंट्स वो 2 वर्ड से मिलकर बनी है, एक जियो और दूसरा क्या है, ग्राफी। तो जो जियो जो वर्ड है इसका मतलब होता है क्या है, तो आप बोलोगे सर अर्थ होता है। क्या होता है? बोलोगे अर्थ होता है। और ये जो ग्राफी वर्ड है ना, ये क्या बता रही है? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन बता रही है। अर्थ का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? वर्णन करना। अब बताओ स्टूडेंट्स, हम लोग किसका वर्णन कर रहे होंगे? तो आप लोग का तुरंत आंसर आ रहा है कि सर हम लोग वर्णन कर रहे हैं किसका? पृथ्वी का। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। क्लियर है? पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो पृथ्वी है इसका रिप्रेजेंटेशन यानी कि निरूपण करने वाला जो चीज है उसका नाम क्या है? ग्लोब। यानी हमारी इस पृथ्वी का जो रिप्रेजेंटेशन करता है, कहने का मतलब निरूपण जो करता है उसका नाम क्या है? ग्लोब। ये ग्लोब एक आर्टिफिशियल है। ये क्या है? आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। ये नेचुरल चीज नहीं है ना, ये इंसान के द्वारा बनाई गई चीज है। और इसी ग्लोब पर हम अपने संपूर्ण पृथ्वी को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर पाते हैं। क्लियर है? इस पृथ्वी को इसी ग्लोब पर हम लोग क्या कर पाते हैं? रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो याद रखना है कि पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। और जो अर्थ है उसका रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा कराई जाती है? तो आंसर होगा ग्लोब के द्वारा कराई जाती है। और ग्लोब पर हम लोग क्या करते हैं कि अपने पृथ्वी का रिप्रेजेंटेशन कर पाते हैं।
और ग्लोब एक आर्टिफिशियल चीज है, ये नेचुरल चीजें नहीं है, प्रकृति के द्वारा दी गई चीजें नहीं है, ये मैन मेड है। और अगर बात करें कि ग्लोब को बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं मेड बाई बैहम। एक बैहम नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इस ग्लोब को बनाने का काम। अब बात आती है कि सर एक बार क्वेश्चन आया है सीडीएस 2019 में, और अगर बात करूं सीजीएल 2012 में, तो क्वेश्चन ये आया है स्टूडेंट्स कि सर ज्योग्राफी वर्ड किसने दिया। तो ज्योग्राफी वर्ड देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था इराटोस्थनीज। क्या नाम था? इराटोस्थनीज। ये ज्योग्राफी जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, इस देने वाला जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था इराटोस्थनीज। क्या नाम था उनका? इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज को फादर ऑफ जियोग्राफी भी बोला जाता है। फादर ऑफ जियोग्राफी यानी भूगोल का जनक। भूगोल का जनक भी बोला जाता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि एक तो इराटोस्थनीज भूगोल वर्ड दिए यानी ज्योग्राफी वर्ड दिए, इसके साथ साथ इन्होंने एक और काम किए थे। इन्होंने काम क्या किया था कि जो टेम्परेचर है हमारे के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था। टेम्परेचर यानी ताप के विभाजन के बारे में बताया था कि ताप का विभाजन होता है। जैसे कहने का मतलब है कि टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर का घटना। हमारे इस अर्थ पर टेम्परेचर बढ़ती भी है और टेम्परेचर घटती भी है। तो टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से होता क्या है कि हमारे पास वेदरिंग फेनोमेना घटती है, वेदरिंग फेनोमेना होती है। साथ ही साथ वेदरिंग फेनोमेना होने के साथ साथ और अदर तरह की फेनोमेना देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोग अपने क्लाउड्स को देख पाते हैं, वर्षा होती है, इस तरह के फेनोमेना जो देखने को मिलती है वो टेम्परेचर के घटने और बढ़ने से देखने को मिलते हैं। तो ये टेम्परेचर और के घटने और बढ़ने का जो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी बताया था। किसने बताया था? इराटोस्थनीज ने बताया था। इसलिए हम लोग इराटोस्थनीज को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ज्योग्राफी। और साथ ही साथ इराटोस्थनीज ने ज्योग्राफी वर्ड दिया था। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी वर्ड किसने दिया? ये आपका एग्जाम सीडीएस की अगर बात करें तो सीडीएस 2019 में पूछा गया है। और एक बार और ये क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल 2012 में। तो यहां से एक क्वेश्चन बन के आता है, दो क्वेश्चन बन के आ सकता है यहां से एग्जाम में आपका। दो क्वेश्चन क्या क्या बन के आएगा आपके एग्जाम में कि ज्योग्राफी वर्ड किसने दिया, तो आपका आंसर होगा इराटोस्थनीज। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किससे बोला जाता है, तो भी आंसर होगा क्या आपका? इराटोस्थनीज। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद लगता है कि आप लोग इस चीज को भली भांति समझ गए चुके होंगे। एक बार फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत और कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हम लोग पूरा जीरो लेवल से चलेंगे। देखो कि जैसा मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया है कि ज्योग्राफी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो जियो है, दूसरा क्या है? ग्राफी। जियो का मतलब स्टूडेंट्स क्या होती है? अर्थ होती है। और अर्थ आप लोग समझते हो, अर्थ मतलब पृथ्वी। अगर मैं ग्राफी वर्ड के बारे में बताऊं तो ग्राफी जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या निकलता है? डिस्क्रिप्शन, यानी कहने का मतलब वर्णन करना। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग ये भी समझ चुके होंगे कि यहाँ पर हम लोग किसका डिस्क्रिप्शन कर रहे होंगे। तो आप लोग ये बता चुके हैं हमारे, मुझे ये पता है कि आप लोगों को मन में ये चल रहा होगा कि हम लोग किसका वर्णन कर रहे हैं, तो आंसर होगा पृथ्वी का। तो पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। जैसा कि मैंने लिखा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। क्लियर है? दूसरी बात मैंने ये बताया है कि जो ज्योग्राफी वर्ड है उसे दिया किसने? इराटोस्थनीज ने। क्लियर है ना? और इसलिए इराटोस्थनीज को हम लोग एक और नाम की उपाधि दिया गया है। क्या है नाम उनका? फादर ऑफ ज्योग्राफी, यानी भूगोल के जनक बोला गया है। साथ ही साथ मैं एक बात बताऊं कि हमारी पृथ्वी का जो रिप्रेजेंटेशन यानी निरूपण करने का जो काम करता है वो ग्लोब करता है। और ग्लोब एक चीज कैसी है? आर्टिफिशियल चीज है, यानी कृत्रिम तरीके से बनाया गया चीज है। और ये बनाने वाले जो व्यक्ति थे इसका नाम क्या था? बैहम। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मुझे उम्मीद लगता है कि आप लोग पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। आप लोग जल्दी से इसको कॉपी कीजिए।
चलिए आप लोग पूरी तरीका से इसे कॉपी कर लिया होंगे, मुझे उम्मीद है। घर में बैठे नहीं रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। जैसे हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, इसी तरीकाओं से आपको भी अपने नौकरी के लिए करना है। क्लियर है? जिंदगी में कुछ नहीं है, लगे रहिए। जब तक लगे नहीं रहिएगा तब तक नौकरी मिलने वाली नहीं है। इस कोरोना काल की महामारी और स्टूडेंट्स को इतना पीछे लेके चला जाएगा कि मत करिए। आप लोग पूरी तरीका से समझ रहे होंगे। अगर जिन्हें समझने या में परेशानी हो रही है वो कमेंट करके ये बताएंगे कि सर यहाँ पर मुझे परेशानी हो रही है, ताकि मैं आप लोगों को फिर से बता पाऊँ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज यहां तक मैंने आप लोगों को पिछले दिन बताया था। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हमने पहला पॉइंट आप लोगों को बताया था। इतने चीज बताने के बाद मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया कहने का मतलब है भारत का परिचय। भारत का परिचय। और इस चैप्टर के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बहुत सारा टॉपिक लिख पाया होगा कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। तो उस टॉपिक में अगर मैं पहले की बात करूं तो मैंने लिखवाया था आप लोगों को लोकेशन ऑफ इंडिया। लोकेशन ऑफ इंडिया यानी भारत का अब स्थिति। अब अपने भारत के बारे में जानने से पहले, यानी अपने देश की लोकेशन को जानने से पहले मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। वो बात क्या है? आप लोग जिस देश में रहते हैं उस देश की सभ्यता, उस देश की कल्चर का जो विकास का श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि उसकी विकास की जो श्रेय है सर वो दिया जाता है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन को, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को। मैंने क्या बोला कि जो इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। तो अगर स्टूडेंट्स मैं अपने देश का सभ्यता और संस्कृति के बारे में बात करूं कि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति के विकास का जो श्रेय है, यानी कहने का मतलब डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का जो श्रेय है वो दिया जाता है किसे? वो दिया जाता है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन को। सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब यानी सिंधु घाटी सभ्यता। यानी प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे ये पता चल गया कि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति के विकास का जो श्रेय है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को दिया जाता है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन इन चीजों के लिए फेमस थे। किनके लिए? सबसे पहले इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो फेमस थे आपके वास्ट एम्पायर के लिए।
यानी विशाल साम्राज्य के लिए, विशाल साम्राज्य के लिए। दूसरी बात ये फेमस था ट्रेड के लिए, ट्रेड का मतलब व्यापार के लिए। ये चीज था। एक और मैं आगे बताऊं तो कल्चरल डेवलपमेंट के लिए फेमस था। यानी सांस्कृतिक विकास के लिए फेमस थे। इसके साथ साथ इकोनॉमिक सक्सेस के लिए भी फेमस थे, यानी आर्थिक विकास। क्लियर है? क्लियर है? तो इतना पता चल गया मुझे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कहने का मतलब जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता को दिया जाता था। और सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों दिया जाता था? क्योंकि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो अपने विशाल साम्राज्य, व्यापार और सांस्कृतिक विकास और आर्थिक सफलताओं के लिए, आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती थी। अब हम लोग आने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की बात अगर करें तो अगर हम लोग किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन देते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या बताते हैं? अपना नाम। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कंट्री का क्या क्या नाम था और है। तो सबसे पहले हमारे कंट्री को एक नाम आर्यावर्त दिया गया। आर्यावर्त। आर्यावर्त नाम आपके कंट्री का दिया गया। आर्यावर्त जो नाम है वो आर्यों के द्वारा दिए गए थे। किनके द्वारा दिए गए थे? आर्यों के द्वारा। हमारे देश के उत्तर में आर्य लोग रहते थे। हमारे देश के उत्तर में रहने वाले जो आर्य थे उन्होंने हमारे देश का नाम क्या रखा? आर्यावर्त। और स्टूडेंट्स इस बात को भी याद रखना है आपको कि इस आर्यों का जो शक्तिशाली राजा थे यानी पावरफुल किंग, पावरफुल किंग ऑफ आर्या, आर्यों का शक्तिशाली राजा। आर्यों का जो शक्तिशाली राजा थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था भारत। उनका नाम था भरत। उनका नाम क्या था? भरत। और भरत ने ही इस देश का नाम, इस देश का नाम मतलब हमारे देश का नाम क्या रख दिया? भारत। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आपको इतना पॉइंट याद होना चाहिए कि हमारे देश का नाम आर्यावर्त किसने रखा? आर्यों ने रखा। आर्यों ने हमारे देश के उत्तर में रहते थे और उन्होंने ही क्या रख दिया? हमारे देश का नाम आर्यावर्त। और आर्यों के शक्तिशाली राजा हुआ करते थे कौन? भरत। यानी कहने का मतलब पावरफुल किंग थे और उन्होंने हमारे देश का नाम क्या रख दिया? भारत। क्लियर है? चूंकि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे, जल्दी से इसको आप लोग कॉपी कीजिए। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो आपको यह बात पता चल गया कि हमारे देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, इनका विकास का जो श्रेय है वो दिया जाता है किनको? सिंधु घाटी सभ्यता को। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थे वो अपने विशाल साम्राज्य, व्यापार, सांस्कृतिक विकास और आर्थिक सफलताओं के लिए जाना जाता था। और हमारे देश के
अब जहां तक बात रही इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन देने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने नाम बताते हैं। तो हम लोग किसका इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं, इंडिया। इंडिया मतलब हमारी कंट्री का। तो इंट्रोडक्शन देने से पहले हम अपने कंट्री का नाम देखना चाहते हैं कि हमारे देश में हमारे देश का जो नाम है वो क्या क्या है। तो हमारे देश का नाम आर्यवर्त किसने रखा, आर्य ने रखा। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे देश का नाम हिंदुस्तान दिया गया। क्या रखा गया, हिंदुस्तान। हमारे देश का नाम जो हिंदुस्तान रखा गया वो किनके द्वारा रखा गया, यह जरा हम लोग समझते हैं। क्योंकि वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान था, वैदिक जो आर्य लोग थे, वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान था वो क्या था, तो इंडस वैली, यानी सिंधु घाटी। जहां पर क्या किया गया कि ईरानियों के द्वारा, ईरानी मतलब पर्शिया, यानी जहां पर पारसियों के द्वारा, कहने का मतलब ईरानियों के द्वारा इस इंडस वैली को क्या बोला गया, तो बोला गया इंडस रिवर। और हमारे देश को क्या बोला गया, हिंदुस्तान। क्लियर है, हमारे देश को क्या बोला गया, हिंदुस्तान बोला गया। इसके बाद यूनानियों ने क्या किया, यूनानियों यानी कहने का मतलब ग्रीक्स, यूनानियों ने क्या किया, हमारे देश का नाम क्या रख दिया, इंडिया। और इंडस वैली को क्या नाम दिया, इंडस रिवर। क्लियर है ना। तो याद रखना है कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान किसने रखा, तो याद रखना हमारे देश का नाम हिंदुस्तान जो रखा गया वो आपको पर्शियों के द्वारा रखा गया। और हमारे देश का नाम इंडिया किनके द्वारा रखा गया, तो ग्रीक्स लोगों के द्वारा रखा गया। अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स इससे आगे, तो आपके देश का नाम जम्मूद्वीप भी है, जम्मूद्वीप। आपके देश का नाम क्या है, जम्बू द्वीप भी बोला जाता है। ये जम्मूद्वीप की जो उल्लेख है, अगर हम बात करें तो बौद्धिक पीरियड में चले जाते हैं। यानी जब हम बौद्धिक काल की बात करते हैं, बौद्धिस्ट पीरियड की अगर बात करें, अगर हम लोग बौद्धिस्ट पीरियड की बात करें तो बौद्धिस्ट पीरियड में यानी कि बौद्ध काल में, बौद्ध काल में हमारे देश को जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो ये रही हमारा फुल इंट्रोडक्शन, यानी कि हमारे देश का नाम। तो हमारे देश का नाम आर्यवर्त किसने रखा, आर्यों ने रखा। आर्यों के जो शक्तिशाली राजा थे उनका नाम क्या था, तो भरत था। और भरत ने हमारे देश का नाम क्या रख दिया, भारत रख दिया। और अगर बात करें तो वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान था वो क्या था, इंडस वैली, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी। और वहां पर क्या किया गया कि कुछ पर्शियों के द्वारा, यानी पर्शियों के द्वारा नहीं, ईरानियों के द्वारा हमारे देश का नाम क्या रख दिया गया, हिंदुस्तान। और इंडस वैली का क्या नाम रख दिया, इंडस रिवर। और ठीक उसी प्रकार से ग्रीक्स लोगों ने क्या किया, देश का जो नाम रख दिया वो इंडिया रख दिया गया। और इंडस जो वैली था उसका नाम रख दिया गया इंडस रिवर। क्लियर है ना। तो यहां से कभी कभी क्वेश्चन एक दो बन जाते हैं कि सर्वप्रथम में आर्यवर्त के नाम से किसने पुकारा, तो बोला गया आर्य। भारत का नाम भारत किसने रखा, तो होगा पावरफुल किंग ऑफ आर्य। क्लियर, इस प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन बन जा सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन देने से पहले मैंने इतना चीज आप लोगों को बताया। अब आप लोगों को आगे बढ़ते हैं।
अगर स्टूडेंट्स लोकेशन की बात करें, लोकेशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लोकेशन निकाली किस पे जाती है? तो लोकेशन निकाली जाती है ग्लोब पे। किस पे निकाली जाती है? ग्लोब पर। और ग्लोब बोलते हैं किसको सर? तो ग्लोब जो होता है वो मॉडल ऑफ अर्थ होता है। यानी कहने को तो पृथ्वी का प्रारूप होता है। पृथ्वी का प्रारूप का मतलब क्या है कि अगर आप समझो इस रूप में एक बॉल आपके पास है और उस बॉल में अगर स्टैंड लगाकर अगर टेबल पर रख दिया जाए तो आपको कुछ इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। यही आपका क्या है? ग्लोब है। इस प्रकार से आपको आकृति दिखाई देंगे। इसी है आपका पृथ्वी का प्रारूप। क्लियर है? अब देखो ये ग्लोब में होती क्या है सर? यानी ग्लोब में लोकेशन का पता लगाने के लिए इसमें दो तरह की रेखाएं खींची गई। एक तो खींची गई हॉरिजॉन्टल रेखा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई और एक खींची गई वर्टिकल लाइन। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन और एक हो जाएगा क्या? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है क्षैतिज रेखा। सर ये किस प्रकार की रेखाएं होती है? समझ नहीं पा रहा हूं मैं, तुम लोग समझो। यहां मान लेते हैं ये क्या है? ग्लोब है। और आपने देखा होगा ग्लोब में कुछ इस प्रकार की रेखाएं दिखती होंगी आपको। तो इस प्रकार की जो रेखाएं दिखते हैं ना उसी को बोलते हैं लोग क्षैतिज रेखा। और आपने दूसरी प्रकार की इस प्रकार की भी रेखाएं देखे होंगे। ग्लोब में कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई दिया होगा। इस प्रकार की कुछ रेखा आपको दिखाई दिए होंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन। और जो ग्लोब में इस प्रकार की जो रेखाएं देखी जाती है ना उससे बोला जाता है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लाइन। यानी कहने को तो देशांतर रेखा। क्या बोला जाता है? देशांतर रेखा। और आपको जो ग्लोब में इस प्रकार की जो रेखाएं दिखती है ना इसी को बोलते हैं हम लोग लैटिट्यूड। लैटिट्यूड लाइन यानी करने का मतलब अक्षांश रेखा। क्लियर है? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अक्षांश रेखा। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? देशांतर रेखा। तो याद रखना है कि जो लोकेशन का पता लगाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ग्लोब का। और ग्लोब में दो तरह की रेखाएं खींची जाती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो ग्लोब में कुछ इस प्रकार के आपको दिखाई देंगे और जो वर्टिकल लाइन होंगे वो ग्लोब में कुछ इस प्रकार दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से दिखाई देने वाले तो हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। और इस प्रकार से दिखाई देने वाले क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं। अब देखो होता है क्या है कि वैसी लैटिट्यूड लाइन जो पूरे ग्लोब को दो हिस्सों में बांटने का काम कर दे उसे हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। वैसा लैटिट्यूड लाइन जो पूरे ग्लोब को दो हिस्सों में बांटने का काम करते हैं। जैसे ये देखिए ये एक लैटिट्यूड लाइन है और ये पूरे ग्लोब को क्या कर रहा है? दो हिस्सों में बांट रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? 0 डिग्री लैटिट्यूड। यानी 0 डिग्री अक्षांश। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं हम लोग? भूमध्य रेखा। क्लियर है? अब ये भूमध्य रेखा करता क्या है कि पूरे ग्लोब को दो टुकड़ों में बांट देता है। इसके ऊपर यानी कहने का मतलब इसके जो नॉर्थ में जो दिख रहे हैं इस 0 डिग्री
लैटिट्यूड लाइन के नॉर्थ में जो हिस्सा आपको दिख रहे होंगे उसे हम लोग बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। यानी कहने का मतलब उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? उत्तरी गोलार्ध। और जस्ट इसकी साउथ में जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहे होंगे इसको बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर यानी मतलब दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है? अब देखिए हम लोग जरा सा ठीक उसी प्रकार से वैसा लॉन्गिट्यूड लाइन जो पूरे ग्लोब को दो हिस्सों में बांट रहा होगा उसको हम बोलेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। क्लियर है? आप लोग जल्दी से कुछ इस चीज को कॉपी कीजिए क्योंकि मेरे पास जगह पर्याप्त नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो जरा सा मैं इधर इरेज कर देता हूं। चलिए आइए स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं कि अगर वैसा लॉन्गिट्यूड लाइन एक ऐसा लॉन्गिट्यूड लाइन जो पूरे ग्लोब को अगर दो हिस्सों में बांट रहा होगा तो उसे क्या बोला जाएगा? तो देखिए यहां पर ये एक ऐसा लॉन्गिट्यूड लाइन है जो पूरे ग्लोब को क्या कर रहा है? दो टुकड़ों में बांटने का काम कर रहा है। तो इस साइड जो एरिया होगा, इस साइड जो आधा हिस्सा दिख रहा है ग्लोब का, जो इस साइड का आधा हिस्सा दिख रहा है उसे हम लोग बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे? ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से जो इस साइड दिख रहे होंगे इसे क्या बोला जाएगा? तो इसे हम लोग बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी कि पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर है? अब बताओ इंडिया की जो लोकेशन है वो कैसे पता चलेगा? तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि किसी भी स्थान का लोकेशन यानी कहने का मतलब किसी भी स्थान की स्थिति की कौन सी स्थान कहाँ है वो ऑन द बेस ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर ही डिपेंड करता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि बैंकमोर कहाँ पर है तो हम लोग तुरंत सर्च मार देते हैं गूगल में कि बैंकमोर कहाँ है, तो बैंकमोर जो आपका है पता चलता है कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। ये जो डिस्टेंस कवर या फिर जो ये जो लोकेशन की जो पता की गई ना वो ऑन द बेसिस ऑफ किस पे होता है? तो आपको याद रखना है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पर ही निकाली जाती है कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है, यहाँ से कितने दूर है। क्लियर है ना? आप लोग जो जीपीएस वगैरह का यूज करते हो ना वो सारा ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर ही निकाली जाती है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ है। तो भारत की जो स्थिति है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड की अगर बात करें तो भारत जो है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड की अगर बात करें तो भारत कहाँ है? तो भारत कहाँ है? तो आंसर होगा नदर्न हेमिस्फीयर। कहाँ होगा? नदर्न हेमिस्फीयर में। यानी कि अक्षांश रेखाओं के अनुसार भारत कहाँ है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतर रेखाओं के अनुसार भारत है कहाँ? तो पूर्वी गोलार्ध में। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ है यानी भारत कहाँ दिखता है आपको? तो आंसर होगा सर उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे ग्लोब में अब भारत कहाँ है, अब हम आपको दिखाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत हमारे ग्लोब में है कहाँ। सबसे पहले जैसा कि हम लोग जान लें कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो क्या है इंडिया, वो है कहाँ। तो इंडिया कहाँ है पता चल गया मुझे। इंडिया जो है वो है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। क्लियर है स्टूडेंट्स? हम लोग लोकेशन फाइंड कर लिए हैं कि हमारा जो भारत है वो उत्तर और पूर्व में स्थित है। आगे बढ़ता हूं मैं। तो आगे बढ़ने से हम लोग सीख क्या पाते हैं, देखिए क्या होता है। अब देखिए हम लोग इसका लोकेशन मैप पे देखते हैं। ये हो गया क्या 0 डिग्री इक्वेटर, और ये क्या हो गया हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। हमारा जो इंडिया है कुछ इस प्रकार से यहां पर स्थित है। हमारा जो इंडिया है कुछ इस प्रकार से यहां आपको देखने को मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा आपको इंडिया। और यही हमारा इंडिया के दो हिस्सा, एक ये वाले हिस्सा और एक ये वाले हिस्से लैटिट्यूड से पता चलता है। और इंडिया की जो ये वाला हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है वो किससे पता चलता है, हमारे लॉन्गिट्यूड लाइन से। मतलब इस प्रकार से खींची गई रेखा से और इस प्रकार से जो खींची गई रेखा है उससे हमारे पता चलता है। तो हमारा जो भारत है वो कुछ इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में क्या स्थित है। भारत का जो ये वाला पॉइंट यानी कहने वाला जो है आपको वेस्टर्न पॉइंट और ईस्टर्न पॉइंट का जो लोकेशन है वो पता चलता है लॉन्गिट्यूड के अनुसार से। और भारत के जो नॉर्थ और साउथ वाले जो पॉइंट है वो कैसे निकल के आती है, तो लैटिट्यूड वाली लाइन से निकल कर आती है। चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत का कौन कौन सा पार्ट कहां कहां दिखते हैं हम लोग। तो देखिए ये हमारा जो लैटिट्यूड लाइन है, ये हमारा जो लैटिट्यूड लाइन है, लैटिट्यूड लाइंस के अनुसार भारत की दो पॉइंट में मुझे मिलता है। एक तो मिलता है आप लोगों को क्या मिलता है, तो एक मिलता है नॉर्थ पॉइंट और एक मिलता है साउथ पॉइंट। नॉर्थ पॉइंट मतलब उत्तरी बिंदु और ये हो गया हमारा दक्षिणी बिंदु। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, इसके अनुसार भारत का दो पॉइंट मिलता है। एक मिलता है ईस्टर्न पॉइंट, एक मिलता है वेस्टर्न पॉइंट। यानी कहने का मतलब पूर्वी बिंदु, और एक मिलता है पश्चिमी बिंदु। क्लियर है? अब बात हुआ कि सर ये जो नॉर्थ वाला पॉइंट है
और ये जो साउथ वाला पॉइंट है वो किससे मिल गया, तो आंसर हो गया लैटिट्यूड लाइन से। ठीक उसी प्रकार से भारत का जो पूर्वी बिंदु है और जो पश्चिमी बिंदु है वो किससे मिलता है, तो लॉन्गिट्यूड लाइन से। और स्टूडेंट्स ध्यान देना, भारत की जो नॉर्थ वाली पॉइंट है ना वो कितने डिग्री लैटिट्यूड पर स्थित है, तो आपको आंसर होगा कि सर नॉर्थ वाले जो पॉइंट है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, और जो दक्षिण वाली है वो है आपके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये किसका हिस्सा हुआ, तो मेनलैंड यानी मुख्य भूमि का। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो पूर्वी बिंदु जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के अनुसार, और जो पश्चिमी बिंदु है वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए कि 2017 सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की पश्चिमी बिंदु कहां पर स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट गुजरात, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट नॉर्थ गुजरात, कुछ इसी प्रकार से ऑप्शन देकर आपके एग्जाम में क्या कर लिया गया था, पूछ लिया गया था। तो आपको याद होना चाहिए कि भारत की जो पश्चिमी बिंदु है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट गुजरात में है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे देखते हैं कि अब जो ये जो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट जो पॉइंट है, भारत की नॉर्थ जो वाला पॉइंट है वो है कहां, तो आंसर होगा ये है आपके, पहले तो ये पॉइंट था जम्मू एंड कश्मीर में, बट जब से 370 जम्मू कश्मीर से हटी है तब से ये पॉइंट आ गया कहां, लद्दाख में। कहां आ गया, लद्दाख में। इससे पहले कहां था, तो आंसर होगा सर जम्मू एंड कश्मीर। कहां था इससे पहले, तो जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक उसी प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर है क्या, तो पहले जम्मू एंड कश्मीर राज्य था, आज जो ये लद्दाख की पॉइंट स्थित है, तो लद्दाख है क्या फिलहाल में, तो याद रखना है यूनियन टेरिटरी, यानी आज यह पॉइंट राज्य में ना होकर केंद्र शासित प्रदेश में है। क्लियर है। और भारत की जो मेनलैंड की जो साउथ पॉइंट है वो स्थित है कहां, तो मुख्य भूमि का जो साउथ पॉइंट है स्थित वो है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। क्लियर है, तमिलनाडु में। कहां स्थित है, तमिलनाडु में। चलिए, तो मुख्य भूमि की जो साउथ पॉइंट है वो स्थित है आपका तमिलनाडु में। कहां स्थित है, तमिलनाडु में। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया कहां स्थित है, तो ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया जो स्थित है वो आपको याद होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और जो पश्चिमी बिंदु है वो स्थित है आपका कहां, गुजरात में। कहां स्थित है, तो आंसर होगा सर गुजरात में। और जो पूर्वी बिंदु है कहां स्थित है, तो आंसर होगा सर अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है। मैंने ये चारों पॉइंट के बारे में बता दिया कि चारों पॉइंट कहां-कहां स्थित है। जैसे कि मैंने बताया कि भारत के जो दो बिंदु है वो लैटिट्यूड के अनुसार पता चलता है, और भारत की जो दो बिंदु है वो लॉन्गिट्यूड के अनुसार पता चलता है। तो भारत की वो दो कौन से बिंदु है जो लैटिट्यूड के अनुसार पता चलता है, तब आंसर होगा कि सर एक नॉर्थ पॉइंट है, एक साउथ पॉइंट है। ठीक उसी प्रकार से भारत को दो बिंदु कौन सा है जो लॉन्गिट्यूड के अनुसार पता चलता है, तब आपका आंसर होगा
सर एक भारत की ईस्टर्न वाली पॉइंट और एक भारत की वेस्टर्न पॉइंट पता चलता है। अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारत की नॉर्थ वाली पॉइंट कितने डिग्री पर स्थित है, यो कितने डिग्री एंगल पर स्थित है, तो आंसर होगा आपको 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लैटिट्यूड होगा ना कि लॉन्गिट्यूड। क्लियर है ना? तो उसी बार से ये पूछा जाएगा तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ये चारों मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि भारत का कौन सा पॉइंट कितने डिग्री पर है और कितने डिग्री के और कौन कौन सा राज्य में स्थित है। क्लियर है? पहले ये जो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जो लैटिट्यूड था वो स्थित था कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन अब जब से धारा 370 हटा है कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर से, जब से क्या हो गया है, तो से हो गया वो दो हिस्सों में क्या हो गया, बट गया है। एक जम्मू एंड कश्मीर हो गया, दूसरा हो गया लद्दाख। क्लियर है ना? तो ये जो पॉइंट पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। क्लियर है स्टूडेंट्स? आप लोग लिख चुके होंगे, जल्दी से कॉपी कीजिए अगर नहीं लिखे हैं तो। चलिए अब आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। एक बार घर में बैठकर आराम से इन चीजों को शांति से देखना है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बावजूद भी कुछ क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को पढ़कर फिर से एक बार कोशिश करूंगा आपको समझाने का। आप लोग इस तरीका से मेरे साथ बने रहें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने की कोशिश करें ताकि घर बैठे सभी लोग इस क्लास का आनंद ले पाए। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग हर एक पॉइंट को देखेंगे कि उस पॉइंट का नाम क्या है। इंडिया के हर एक पॉइंट को हम लोग अब देखेंगे तो उस पॉइंट का नाम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भारत की जो मेनलैंड की जो साउथ पॉइंट है, southernmost point on the mainland, मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु। southernmost point on the mainland, यानी मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु। मुख्य भूमि के मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। तो स्टूडेंट्स मुख्य भूमि की जो दक्षिणी बिंदु है वो है कितने डिग्री पे, तो आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसका क्या लगा दो, थोड़ा सा लैटिट्यूड लगा दो ताकि पूरी कंफ्यूजन कर सके। क्लियर हो? और ये जो पॉइंट जहां पर है उस पॉइंट ये लाई कहां करता है, तो आंसर होगा सर तमिलनाडु। कहां लाई करता है, तमिलनाडु। क्लियर है ना? इसके बारे में अगर हम और बात करें तो तमिलनाडु में अगर और बात करें तो ये लाई करता है कहां, तमिलनाडु के कन्याकुमारी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी ये पॉइंट है। और ये यही पॉइंट आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा कि सर इसका नाम क्या है, तो मैं तो ये बताया नहीं है, इसका नाम होता है इंद्राकौल। इंद्रा इसका नाम होता है आपका इंद्राकौल, तो उसका नाम है, इसका नाम जो है केप कोमोरिन। इसका नाम क्या है, केप कोमोरिन। क्लियर है ना? केप कोमोरिन। क्लियर है? आपको याद होना चाहिए कि मुख्य भूमि की जो दक्षिणी बिंदु है उसका नाम क्या है, केप कोमोरिन है। ये कितने डिग्री पर है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ईस्ट
नॉर्थ लैटिट्यूड है और ये कौन सी राज्य में है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहाँ है? तो आंसर होगा कन्याकुमारी में है। ये क्लियर हो गया आपका? जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और। इसके बाद हम कुछ और आगे बढ़ते हैं और इसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग अपने साउथ के बाद हम लोग जरा सा देख लेते हैं नॉर्थ पॉइंट के बारे में। तो भारत की जो उत्तरी बिंदु है यानी कि नॉर्थ पॉइंट है, उत्तरी जो बिंदु है वो है कहां? सबसे पहले जानते हो कितने डिग्री पे? तो वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड यानी अक्षांश। क्लियर है? ये कहाँ है सर? तब आंसर होगा ये है अभी फिलहाल लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। इससे पहले कहाँ था? तब आंसर होगा, तब आपका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है? सर इस पॉइंट का नाम क्या है? तब इसका नाम आपको याद रखना है। इसका जो पॉइंट का नाम है इंदिरा गांव। इंदिरा। और ये जो पॉइंट है ना इंदिरा गांव, आपको मैं बताता हूं कि ये काराकोरम जो माउंटेन है या फिर बोल सकते हो काराकोरम जो रेंज है यानी काराकोरम श्रेणी, श्रेणी के कहाँ है? ईस्ट में। या फिर इसके बारे में बोल सकते हो ये जो पॉइंट है वो ईस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। ये सियाचिन ग्लेशियर के पूरब में है। क्लियर है? आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए। क्लियर है? तो मैं यहां से क्या बताया कि नॉर्थ पॉइंट जो इंडिया का है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर है। ये पॉइंट फिलहाल कहाँ है? लद्दाख में। इससे पहले कहाँ था वो? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है ना? मैंने बताया इस पॉइंट का नाम क्या है? इंदिरा गांव। अभी इसके बारे में और क्या, इसका लोकेशन के बारे में और क्या बता सकते हैं? तो बोल सकते हैं कि काराकोरम रेंज श्रेणी, काराकोरम श्रेणी के ईस्ट में है, या फिर बोल सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर के ईस्ट में है। क्लियर है? चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आपको सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी कहने का मतलब भारत की दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु। अगर इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर क्या निकलेगा कि सर 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड।
यानी कि ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश पर है। सर ये पॉइंट है क्या, इसका सबसे पहले नाम बताइए कि इसका नाम क्या है, क्योंकि इसका नाम ही आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। और इस साल 2018 में जो एग्जाम हुआ है आपका एयरफील्ड टेक्नीशियन का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका नाम है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है इसका? इंदिरा पॉइंट। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और ये स्थित है कहां सर? तब आपको आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप में ये स्थित है। अब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस निकोबार पर स्थित है? तो ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन, तब हो जाएगा आंसर ग्रेट निकोबार। यानी कि महान या बृहद, महान लिख लो, महान निकोबार। क्लियर है यहां तक? अभी भी कुछ पॉइंट है, मुझे लग रहा होगा आप लोगों को ये पॉइंट दिख नहीं रहा होगा। चलिए मैं कुछ इरेज करने के बाद कुछ इसके बारे में आगे बताता हूं। तो स्टूडेंट्स ये सब चीजों को आप जरा सा प्यार से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे चीजों से एग्जाम में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को बहुत आराम से पढ़िएगा। तो ये जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप के ग्रेट निकोबार पर स्थित है। किस पर स्थित है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार यानी कि महान या बृहद, जो भी बोल सकते हो, निकोबार। और इस बार जो क्वेश्चन आया था एयरफील्ड टेक्नीशियन में, वो ये क्वेश्चन था, वो सारा कुछ दे रखा था कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान एंड निकोबार द्वीप के किस ओर स्थित है। तब आंसर होगा कि सर ये साउथ इंड में स्थित है, साउथ इंड ऑफ दिस, मतलब कि ग्रेट निकोबार के दक्षिण पॉइंट पर स्थित है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे आपको बोला जाएगा पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट बोला जाता है इसे। ठीक है, और बोला जाता है पार्सल पॉइंट, लाहीचिंग पॉइंट बोला जाता है। क्लियर है ना? इन नामों से पुकारा जाता है आपको सदर मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग क्या कीजिएगा, यहां तक पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद मैं इस सारे पॉइंट को, जितने भी चीज मैंने आज बताया है, इन सारे पॉइंट को आपको मैं पूरी अच्छी तरीका से मैप पर सारी चीजों को ड्रॉ करके कौन सी पॉइंट कहां पर है, मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के सामने। बस उम्मीद यही है कि आप लोग इस चैनल को दूर से दूर इलाकों तक फैला दीजिए, ताकि घर बैठे लोग आराम से हुआ पकवान भी खाए और घर बैठे मेरा क्लास का आनंद भी ले पाए। क्लियर है? उम्मीद यही रखते हैं।
चलिए आप लोग जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय बाय।